व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, सो इंडिया के अंदर इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है, या क्या उन्हें डेमोक्रेटिक बनाती है इलेक्शन में। सो हमने बहुत सारे अनफेयर मीन्स के बारे में, इलेक्शन के अंदर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जिसके बारे में हमने सुना है, रिपोर्ट्स में देखा है, न्यूज़पेपर टेलीविजन वगैरह में देखते ही रहते हैं कि क्या आरोप लगते रहते हैं। ठीक है, कि किस नेता ने क्या किया, किसने कैसे वोट हासिल किए, तो ये आरोप वगैरह लगते ही रहते हैं। तो इनमें जो पहला है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम। ठीक है, तो गलत नाम का वहां पे ऐड होना। ठीक है, एंड एक्सक्लूशन ऑफ जेन्यून नेम। सो जो सही आदमी है उसका नाम हटा के कोई गलत इंसान का नाम कर देना, और जिसकी वजह से गलत इंसान जो है वो गलत वोट डाले। ठीक है, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, जैसे कि हमने पहले देखा है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे अगर ये कैंपेनिंग या किसी भी पर्पज के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज का यूज करते हैं, दैट इज अ मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। सो ये नहीं होना चाहिए। देन एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। ठीक, तो जैसे कि हमने देखा था 25 लाख और यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, दो फिक्स अमाउंट थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे उससे अगर ज्यादा करते हैं तो ये गलत चीज है। देन इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। सो लोगों को धमका के वोट लेना, या तो फिर यहाँ पर हेरा फेरी करके वोटों की हेरा फेरी करना, तो ये सारी चीजें क्या है, गलत है। सो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर करेक्ट, और कुछ तो बहुत सही भी होती हैं, कुछ गलत होती है, कुछ आरोप लगते हैं, लेकिन कई चीजें तो सही भी होती हैं। ठीक है, जब हम ये सुनते हैं तो हमें काफी यहाँ पे दुख भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन। लेकिन इन सारी चीजों को देख, कुछ चीजों को हर जगह तो नहीं होता, लेकिन जहाँ कुछ जगह होती है तो इन सबको देख के क्या इलेक्शन का पर्पस हम भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, so this becomes clear if we ask a basic question. ठीक है, can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? ठीक है, तो क्या एक जो पार्टी है वो पावर में आ सकती है? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास पॉपुलर सपोर्ट, ठीक है, इट हैज पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो जो उल्टे सीधे इलीगल एक्टिविटीज जैसे हमने देखा वही एक्टिविटीज करके यहाँ क्या पार्टी बना सकती है? दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसा होता है। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके एस्पेक्ट्स कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पर। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सो ये देखना, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका काम होता है। ठीक है, सो एक सिंपल वे चेक करने का ये है कि ये देखना कि इलेक्शन करवा कौन रहा है। ठीक है, इलेक्शंस किसके हाथ में है? ठीक है, आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट से अलग है? ठीक है, कि वो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी से है? ठीक है, या उनके ऊपर कहीं से कोई प्रेशराइज है, कोई उन्हें प्रेशराइज कर रहा है? ठीक है, डू दे हैव इनफ पावर, क्या उनके पास पावर है कि वो किसी भी पार्टी को वहां से कैंडिडेट को हटा सके अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर लिखा तो? ठीक है, क्या वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं? ठीक, डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, क्या वो अपने पावर एक्चुअली में यूज कर सकते हैं? सो ये आंसर है, आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में इसका आंसर काफी पॉजिटिव है। ठीक है, सो हमारे इंडिया में जो वेरी इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ का इलेक्शन कमीशन भी काफी पावरफुल है। इट एंजॉय सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज। तो जुडिशरी यानी एक जज के पास जितना पावर होता है वैसे ही यहाँ पे इनके पास भी, इलेक्शन कमिश्नर्स के पास भी पावर होता है। द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC, ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन के चीफ होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द
प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे ये एक बार चुने जाने के बाद ये प्रेसिडेंट को भी आंसरिंग करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी करने की इन्हें जरूरत नहीं रहती, यानी इनसे प्रेसिडेंट भी क्वेश्चन अब नहीं कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर इन्हें सही जो लगता है वो यही करेंगे। सो इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, ठीक है, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द सीईसी। सो अगर कोई रूलिंग पार्टी नहीं भी चाहता, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पैसा वाला हो, और वो नहीं चाहता है कि ये यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हो, लेकिन वो उसे हटा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये किसको, प्रेसिडेंट को भी अब आंसरेबल नहीं है। ठीक है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंज पावर्स। तो जितना हमारे कंट्री में इनके पास, जितना इंडिया के अंदर पावर है, उतना बहुत ही कम किसी देश में उनके पास पावर होता है। सो ये जो इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेता है वो हर एक एस्पेक्ट्स को सोच कर लेता है। ठीक है, हर एक कंडक्ट कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सो जब से अनाउंस होता है और जब तक यानी पूरा चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है, तब तक के लिए वो सारी चीजें उनके फैसले पर ही होती है। It implies the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. ठीक है, तो वो अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं, और अगर वो कोई भी कैंडिडेट ये तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट भी मिलता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करता है गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस फॉलो करे। गवर्नमेंट को भी वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, ताकि जो गवर्नमेंट पावर है, ठीक है, वो उसका कोई मिसयूज ना कर सके, टू एनहेंस इट्स चांसेस टू विन द इलेक्शन, और फेयर मीन से इलेक्शंस जीता जा सके, और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, और अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ठीक से वर्किंग करता नहीं दिखाई देता है इलेक्शंस के समय पर, तो वो उसे ट्रांसफर भी कर सकता है। देन when on election duty, government officer work under the control of the EC and not on the government। ठीक है, तो जिनको भी इन्होंने हायर किया होता है, जिनसे भी अगर जिस गवर्नमेंट ऑफिसर से इलेक्शन कमीशन वर्क ले रहे हैं, उस टाइम पे उनके ऊपर सबसे ज्यादा पावर गवर्नमेंट यानी इलेक्शन कमिश्नर्स का होता है, ना कि गवर्नमेंट का। तो इन्हें हर बात जो होती है इलेक्शन कमिश्नर की माननी ही पड़ती है। तो लास्ट जो 25 साल से है और सो द इलेक्शन कमीशन हैज बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपांड देम। तो इनका पावर जो है वो अब धीरे धीरे अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रेप्रीमेंड एंड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। ठीक है, तो जो भी उनकी जो कमजोरी है, जो भी अभी गड़बड़ी होती आ रही है, उन सबको धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। When the election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituencies, they order a repoll। तो अगर उनको कहीं ये ऐसा समझ में आता है कि कहीं ठीक से वोटिंग नहीं हुई है, ठीक है, या पूरे चुनावी क्षेत्र में ही कहीं कुछ गड़बड़ी की गई है, तो वो फिर से वोटिंग करा सकते हैं। ठीक है, इतना उनके पास पावर है। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। तो कई बार ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी को इलेक्शन कमीशन का काम पसंद नहीं भी आता है, बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उन्हें वो मानना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। तो ये नहीं होता अगर ये ईसी के पास इतना पावर नहीं होता। ठीक है, तो इसके ऊपर बाकी सब हावी हो जाते, लेकिन इंडिया के अंदर इतना ज्यादा इनके पास पावर है कि लोगों को इनकी बातें सुननी पड़ती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। सो another way to check the quality of the election process is to see the whether the people are participating in it with enthusiasm। ठीक है, सो दूसरा जो वे है वो चेक करने के लिए, तो वो ये है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि लोग बहुत ही उत्साह से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। अगर ये जो इलेक्शन प्रोसेस है अगर वो ढंग से नहीं होते हैं, ठीक है, अगर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, फ्री और फेयर नहीं है, तो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इस चार्ट से ये इस चार्ट से हम देख लेते हैं। इस यहाँ पे है वोटर टर्नआउट एंड इलेक्शन ईयर। इसका मतलब पहले हम जान लेते हैं।
पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। ठीक है, तो जनरली टर्नआउट फिगर से हमें पता चलता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने उत्साह से कर रहे हैं। सो टर्नआउट इंडिकेट्स, टर्नआउट क्या इंडिकेट करता है कि पर्सन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जो एलिजिबल वोटर है 18 अबव है, वो एक्चुअली अपना वोट कास्ट कर रहे हैं या नहीं। सो लास्ट 50 ईयर्स में द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले बहुत ज्यादा लोग उत्साहित थे और धीरे धीरे इसका परसेंटेज कम होके फिर थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे स्टेबल रहा है या फिर ऊपर ही गया, नीचे से ऊपर ही गया है। ठीक है, या तो स्टेबल ही रहा है ना। इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, जिन्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली है, गरीब या इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन। सो जो ज्यादा जानकार लोग हैं, ठीक है, रिच और प्रिविलेज्ड है, इनको सारी सुविधाएं मिली है, वो कम वोट करते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इलिटरेट एंड पुअर अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन्स। Now, this is the contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans, and Hispanics vote much less than that of the rich and white people. So, बाकी के जो देशों में है इसका अपोजिट है। हमारे यहाँ जो अनपढ़ लोग हैं वो कर रहे हैं वोट, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो विदेशी लोग हैं, विदेशों में जो अनपढ़ हैं, जो नहीं जानते हैं, वो वोट नहीं करते हैं, और जो बाकी एजुकेटेड हायर सेक्शन है वो सब पार्टिसिपेट करती है। नाउ कॉमन पीपल इंडिया के अंदर जो है अटैच ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टू इलेक्शंस। ठीक है, तो कॉमन पीपल है वो काफी इंपॉर्टेंस देती है इलेक्शन को। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सो ये सोचती हैं, जो कॉमन पीपल है वो सोचती हैं कि अगर वो इलेक्शन के थ्रू क्या कर सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, सो उनके ऊपर प्रेशराइज कर सकती है, उनको प्रेशराइज कर सकती है कि ऐसे पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आए जो कि उनके लिए फेवरेबल हो, ठीक है, जो उनके पक्ष में हो, जो उनके लिए सुविधाजनक हो। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। ठीक है, तो वो ये जानते हैं कि उनके वोट काफी मायने रखते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज द इंटरेस्ट ऑफ वोट इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। सो वोटर्स का जो इंटरेस्ट है वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में भी होना चाहिए। हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है। During the 2004 elections, more than 1/3 voters took part in the campaign related activity. So धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और कैंपेनिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं। More than half of the people identified themselves as being close to one or to the other political party. तो लोग अब काफी उत्साह से एक या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेनिंग में भी काफी हिस्सा लेते हैं। 1 out of every 7 voter is a member of political party. So अगर भीड़ में से मोस्टली आधे लोग को अगर कहा जाए, आधे से ज्यादा लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। नाउ acceptance of election outcome. One final test to free and fairness of election has in the outcome itself. If elections are not free or fair, अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होंगे तो इसका रिजल्ट भी किसके फेवर में जाएगा, पावरफुल्स के फेवर में जाएगा। इन सच ए सिचुएशन, इसमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी होगी डू नॉट लूज इलेक्शन, वो अनफेयर मीन्स से क्या करेगी, पावरफुल होते हुए ये क्या करेगी, अनफेयर मीन्स से इलेक्शन जीत जाएगी। यूजुअली लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिग्ड इलेक्शन। ठीक है, तो ये जो धोखाधड़ी से इलेक्शन जीता गया है, ये सामने वाली पार्टी इसे स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, सो आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो वो अपने आप जो इंडियन इलेक्शन रहेगा, ठीक है, वो उसका रिजल्ट खुद अपने आप ही बता देगा कि द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। सो ये तो रूटीन है, अगर कहीं इलेक्शन होता है तो कहीं कोई जीतता है तो कोई हारता ही है। ठीक है, स्टेट लेवल पे इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शन हेल्ड इन लास्ट 25 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। ठीक है, तो ये होता ही है कि रूलिंग पार्टी भी हारती है।
In US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. ठीक है, सो यहाँ पे यूएस में बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हारती है. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शन. और यहाँ पे इंडिया के अंदर अक्सर जो रूलिंग पार्टी होती है वो हारती है, एमएलए और एमपी जो पहले के होते हैं वो हारते हैं. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with no क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन. सो यहाँ ऐसा भी होता है कि भले कितना पावरफुल हो, कितने भी क्रिमिनल्स और क्रिमिनोलॉजी और अनफेयर मीन्स यूज किया हो, फिर भी हारते हैं. Barring very few disputes election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict. So जो भी यहाँ पर बहुत सारे disputes होते हैं, लेकिन अंततः ये मान लिया जाता है कि फेयर मीन से यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और लोगों का के वजह से, लोगों के यानी कि वोट से ही यहाँ पे जो पार्टी है वो डिफीट हुई है. चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. तो फ्री और फेयर जो इलेक्शंस है उसके लिए कई चैलेंजेस भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं. सो इंडिया के अंदर जो बहुत ही सिंपल कंक्लूजन है कि इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से होता है. ठीक है, जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अपने राइवल से जीत कर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, लोगों ने चुना है. ठीक है, दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो ये कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सारे में नहीं लेकिन कुछ में अनफेयर मीन से भी जीता जाता है. अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स. तो बहुत कई जगह, यानी कि बहुत कम जगह ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों की वोट से जीतते हैं, लेकिन कुछ जगह जो है अनफेयर मीन से भी जीतते हैं, पर हर जगह ऐसा नहीं हो पाता है. बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन, ठीक है, जो लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये फेयर मीन से ही होता है. पॉपुलर प्रेफरेंसेस. देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्टेंस to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. So ऐसा बहुत कम हुआ है कि अगर पूरी तरीके से, ठीक है, जब पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर इलेक्शन होता है तो मैक्सिमम वही जीतते हैं जो कि लोग के द्वारा चुने जाते हैं. सो इसलिए इसे फेयर मीन्स कहा जाता है. Yet the picture looks different in we ask deeper questions. ठीक है, जब और ज्यादा अंदर जाके क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो कुछ कई बातें और भी क्लियर होंगी. आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन द रियल नॉलेज. क्या लोगों को सही नॉलेज है कि वो किसे चुन रहे हैं? आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस. क्या लोगों को रियल चॉइस मिल रही है? उन्हें तो जो चॉइस है उसी के अंदर ही चूज करना पड़ता है, क्या उनको कोई और चॉइस मिलती है? नहीं. इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन. क्या सबके लिए एक तरीके की एक वैल्यू सबको मिल रही है? क्या इलेक्शन जो है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी है? So, question to this kind of bring the many limitations and challenges of Indian election to our attention. This include, तो इसमें कई सारे challenges भी है और इसमें कुछ देखिए पॉइंट्स इंक्लूड करने लायक है. वो क्या है? Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantages over smaller parties and independents. ठीक है, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो पावरफुल है, वो क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि वो जीत जाए, लेकिन फिर भी वो अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हैं और दूसरी जो छोटी पार्टीज है उन्हें दबा देते हैं. कई कंट्री के कई सारे पार्ट्स में जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, कई सारे अलग जो छोटे मोटे जो रेसर्स रहते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें यहाँ इलेक्टोरल रेस से बाहर कर देते हैं ताकि वो अपनी टिकट को मेजोरिटी, यानी अपनी टिकट को अपनी पार्टी को मेजोरिटी से जिता सके. Then some families tend to dominate political parties. Ticket are distributed to relatives from these families. So जो कई सारी बड़ी पार्टीज होती हैं वो दूसरों को अपने पार्टी में शामिल ना करके अपने ही फैमिली मेंबर्स को वहां का कैंडिडेट नॉमिनेट कर देती है.
वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत ऑर्डिनरी सिटीजन्स को चांस मिल पाए। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो ज्यादातर एक जैसे ही वर्कआउट करती हैं। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज, जो छोटी पार्टी होती है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो खुद से अपना नया पार्टी बनाना चाहते हैं, उन्हें काफी सफर करना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ी पार्टीज होती है वो उन्हें दबा देती है। ठीक है, ह्यूज डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। दिस चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये मोस्टली बहुत सारे और भी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में भी होता है, अदर कंट्रीज में भी ये देखा गया है। सो दिस डीपर इश्यूज आर ए मैटर टू कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। सो जो डेमोक्रेसी में मानते हैं उनके लिए ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा मैटर है, इश्यू है। दैट इज वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। इसलिए जो बहुत सारे सिटीजन्स हैं, सोशल एक्टिविटीज है, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब रिफॉर्म्स यानी कई सारे चेंजेस चाहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम में। सो कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, क्या हम कुछ चेंजेस के बारे में सोच सकते हैं? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस, ठीक है, इनके बारे में क्या हम सोच सकते हैं? सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर।